अमेरिका अचानक डर कर पीछे हट गया था, उसने पासा पलट दिया है। असल में उस समय बदली प्लानिंग क्या थी, आज वो डिकोड होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिन पहले जब हमला करने की कंप्लीट प्लानिंग में थे, पीछे क्यों हटे और आज क्यों लग रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है अमेरिका। आज के सेशन की जो सबसे मेन लीड है वो ये खबर है, जिस खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के बीच कह दिया कि अमेरिकी युद्धपोतों से भरा एक बड़ा बेड़ा, जानपानी के जहाजों से बड़ा बेड़ा जिसकी अगुवाई अब्राहम लिंकन कर रहा है, वो इंडियन ओशन में लगातार तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस खबर के साथ साथ जब ये खबर साथ में जुड़ जाती है कि अमेरिका अब गल्फ के अंदर जाकर के, जो स्टेट ऑफ हार्मुज के बाद में पर्शियन गल्फ है और इंडियन ओशन है, यहां पर बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाला है। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। ये युद्ध अभ्यास की जो खबर है ना, इस खबर के कई मायने हैं। समझा जा रहा है कि अमेरिका वहां जाकर रिहर्सल करने जा रहा है, उस स्थिति में जब उसने पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज की वजह से ईरान पर हमला करने की प्लानिंग की थी, लेकिन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने जाकर जब उनके सामने त्राहिमाम पुकारा कि हमें छोड़ दो क्योंकि ईरान हमारे ठिकानों को निशाना बनाएगा और हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका ने रातों रात रणनीति बदली और बदलकर अपने चलते फिरते एयर बेसिस, जिन्हें युद्धपोत कहा जाता है, उन्हें मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है। अर्थात अब जमीन की अमेरिका को आवश्यकता नहीं, मिडिल ईस्ट के देशों की उसे आवश्यकता नहीं, वो सीधा जाकर उस देश के सामने अपने जहाज खड़े करके उस पर कार्रवाई करने जा रहा है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान से आई। ईरान पर हमले का ऑलमोस्ट पूरा प्लानिंग 9 जनवरी के आसपास जो बड़ा हमला था, उसके मतलब बड़ी जो दुर्घटना घटी उस पर तो आज के सेशन में जिक्र करेंगे, लेकिन 15 जनवरी के आसपास लगभग तय हो गया था कि अमेरिका हमला कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप ने पलटी मार दी थी। इस बीच में क्या हुआ था, इस पर हमने आपको काफी डिटेल में बताया था कि कैसे अमेरिका ने पलटी मारी, उसकी पीछे की गणित क्या थी। लेकिन मात्र 10 दिन ही बीते, ट्रंप फिर से सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ईरान वालों तैयार हो जाओ, या तो जो हम कह रहे हैं वो कर लो, अदरवाइज हमारा काफिला पहुंच चुका है। और कहते हैं कि वो इस बार हमसे समझौता कर लेंगे, ईरान सरकार अमेरिका की मांगे मान जाएगी, और अगर वो पहले ही डील कर जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, ईरान बहुत मजबूत देश पहले ही बन गया होता। आपको याद होगा, गाजा इजराइल के केस में हो या रशिया यूक्रेन के केस में, अमेरिका ने एक दलाल नियुक्त किया है जिसे शांति दूत कहा जा रहा है। नाम उसका स्टीव विटकॉफ है और इसके साथ में अपने दामाद को भी भेजते हैं जिसका नाम कुशनर है। ये दोनों लोग जाते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए। ऐसे में अमेरिका ने विटकॉफ को इस जगह का भी काम दिया। विटकॉफ ने 4 मांगे सुपरफिशियल लिखी, जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। अमेरिका कई सालों से इन्हें कहता आ रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दीजिए, दूरी रखिए, मिसाइलों की संख्या सीमित कर दीजिए। ईरान इनमें से कुछ भी नहीं मानने वाला है। अमेरिका जिस तरह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लगाकर इराक पर हमला किया था, ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन का नाम लगाकर ईरान पर हमला करते समय दुनिया में खुद को जस्टिफाइड रखेगा कि मैंने हमला सही किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जैसे ही यह बात बोली, तत्काल प्रभाव से मीडिया में यह बात निकल कर आती है और इनके साथ में गाजा बाजा बजाने वाले जो सांसद हैं वो बाहर निकलकर वहां ट्रंप वहां कहने लग जाते हैं। ट्रंप ने कैसे अब अपने आप का ये रुख अपनाया, इसकी कहानी को ब्रीफ में एक बार मैं याद दिला देता हूं, क्योंकि आप सभी इस बात से कन्विंस होंगे कि ट्रंप कन्विंस थे कि 800 लोगों को फांसी देने की सजा ईरान ने ट्रंप के कहने पर रोक दी थी, इसलिए ट्रंप ने ईरान पर ना हमला करने का कह दिया था। 10 दिन पहले असल में हुआ यही था, ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं करेंगे यह अनाउंसमेंट कर दिया था और कहा था कि ईरान सरकार मेरे साथ संपर्क में है और उनका कहना है कि मैंने फांसी रोक दी है, और ऐसे में जब फांसी रोक दी है तो फिर मैं तो हमला करने क्यों ही जाऊं, और ऐसा कह के ट्रंप किनारा कर गए थे। लेकिन वास्तविकता क्या थी वो सबके सामने आ गई, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तत्काल प्रभाव से अमेरिका के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि सर हमला मत करिएगा, आप हमला करेंगे
पैसिफिक ओशन के किनारे से यह हमला हम पर कर देगा, कहते हुए कि अमेरिका के बेसेस बनाकर मिडिल ईस्ट के देश बैठे हुए हैं, तो मैं तो बदला मिडिल ईस्ट में बैठे अमेरिकी बेसों से लूंगा और सर वो हमारे को नुकसान पहुंचाएगा, आपका हमला हमको गोली दिलवाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि मैं हमले के लिए अब पीछे हटता हूं। इसके पीछे असल में नेतन्याहू ने भी इनको समझाइश दी थी, क्योंकि नेतन्याहू पहले ईरान पर हमला करके देख चुके हैं। नेतन्याहू ने जब हमला ईरान इजराइल हुआ था, तब ईरान ने जो रिटेलिएट किया था वो इजराइल के लिए भी एक सबक था। इजराइल खुद इतना तैयार नहीं था कि ईरान झड़ी लगा देगा बॉम्ब्स की। ऐसे में इजराइल ने इन्हें कहा कि सर आप और हम तो बच जाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को ये छेद कर देंगे, बचिए, अदरवाइज आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, आप एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपना खो देंगे, इतने सारे जो लोग आपके लिए ताली बजाते हैं वो दूर हट जाएंगे, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर लोग देकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यहां पर खेल बदलता है और ट्रंप और इजराइल के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद ट्रंप पीछे हटने का फैसला लेते हैं। असल में वो फैसला केवल और केवल अपने बेसिस से हमला ना करने का फैसला था। अब इस तैयारी को थोड़ा एक और रेफरेंस में समझकर देखते हैं। आपने कुछ दिनों पहले वेनेजुएला से उठे मादुरो को देखा है, लेकिन आपको पता हो मादुरो को उठाने की प्लानिंग अमेरिका सितंबर से कर रहा था। ट्रंप ने उस समय पर मादुरो को धमकाना शुरू किया था, धीरे धीरे वेनेजुएला की बोट्स पर हमला करना शुरू किया था, उनके जहाजों को रोकना शुरू किया था, जहाजों के देख करके तारबंदी शुरू कर दी थी, वेनेजुएला को चारों तरफ से जहाजों से घेरना शुरू कर दिया था, लगातार तरह तरह के सैंक्शंस लगाते जा रहे थे। फिर धीरे से ट्रंप वेनेजुएला पर हवाई जहाजों को उड़ने से मना कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही ईरान के खिलाफ अब करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान तेल बेचता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। अमेरिका अपना जो अरमाड़ा भेज रहा है, अरमाड़ा बोले तो अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा भेज रहा है, जिसमें कई जहाज होंगे, और उनको लीड अब्राहम लिंकन कर रहा है, जो अमेरिका के बड़े युद्धपोतों में से। सोचो उसमें इतना फ्यूल है कि वो 35 साल तक बिना रुके चल सकता है। आप पूछेंगे ऐसा उसमें क्या लगा है? उस खुद के अंदर रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, वो चलते ही रह सकता है, मतलब उसके अंदर इतना फ्यूल है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मतलब इतना रिएक्टर के अंदर पावर है उसके अंदर। तो उस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला को भी बिल्कुल जैसे घेरा था, ईरान को भी ये ऐसे ही घेरेंगे। तो होगा ये कि ईरान जो चोरी छुपे अभी तेल भेजता है शैडो फ्लीट्स के थ्रू, वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नहीं बेच पाएगा। अमेरिकी जहाज हर किसी को जांच करेंगे, क्योंकि टोल लगा देंगे ये, और जब जांच करेंगे तो ईरान घुटन करने लगेगा और ईरान फिर कोई गुस्ताखी करेगा। और उसकी गुस्ताखी में जो सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी वो ये कि वो तत्काल प्रभाव से किसी अमेरिकी जगह को निशाना बनाएगा। जैसे ही निशाना बनाएगा, अमेरिका उस बात पर तत्काल रिएक्ट मार देगा। ये काम इसने पूरी तरह वेनेजुएला पर किया था, अब यही काम सीधा सीधा करने ईरान के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बातें कैसे पुख्ता होती हैं? बोले नहीं सर, एक अनाउंसमेंट से कि युद्धपोतों का बेड़ा पहुंच रहा है, इस बात से आप कैसे मान सकते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानिए। क्या आप ये तो मानेंगे कि कल ही ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया है, यूएई से बात हुई है, कतर से बातचीत हुई है, सबके कटिंग्स दिखाऊंगा, जिसमें वो सभी देश मिलकर ईरान से कह रहे हैं कि भैया हम पर हमला मत करना, हम आप पर हमला होने अपनी जगह का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी कि एक से एक दुश्मन जो एक दूसरे देशों के दुश्मन है, ईरान और सऊदी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसके बावजूद बातचीत हो रही है। सऊदी को जरूरत पड़ी है, सऊदी आज अनाउंस करता है, आज के दिन अनाउंस करता है, कहने लगता है कि मैं अपनी जमीन का आपके खिलाफ हमले में उपयोग नहीं होने दूंगा। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि सऊदी का हमले में इस्तेमाल नहीं होगा, कतर का नहीं होगा, यूएई का नहीं होगा, अमेरिका क्या केवल युद्धपोतों के बहाने आकर के यहां हमला करने में कामयाब हो जाएगा? आप सवाल का आंसर ढूंढिए। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, हमने उस पर भी सेशन किया था। ट्रंप ने डियागो गार्सिया पर कहा था कि पागल है यूके। आपको ध्यान होगा, मैं अभी सेशन दिखाऊंगा, अपनी पाठशाला पर हमने किया था। स्टूपिड कहा था उसने यूके को, ब्रिटेन वालों को, डियागो गार्सिया के बारे में। तब मैंने उस समय एक हिंट डिराइव किया था और वो यहीं से था। अमेरिका अपने युद्ध की तैयारी में डियागो गार्सिया को ईरान के खिलाफ भी यूज करेगा। आप पूछेंगे ये कहां पर है? अभी मैं सेशन में दिखाऊंगा। लेकिन ये वही डियागो गार्सिया है जहां से इन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। अफगानिस्तान के तो किनारे ही पड़ा है ईरान, तो ये यहां से अपने फाइटर जेट्स उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से अब अचानक कैसे बाहर निकल कर आए, उस कहानी पर चलते हैं कि भैया हुआ क्या, ट्रंप चुप कैसे थे और अब वापस आए हैं। तो पिछले 10 दिन में इन्होंने ऑलमोस्ट सब शांति कर दी थी। वापसी का कारण जानिए। देखिए क्या हुआ, पिछले 20 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। रात 8 और 9 जनवरी ईरान ने दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार किया। नरसंहार यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें सीधी गोली मारी गई। आंकड़े इतने भयानक हैं कि अब तक मैंने पूरी लिस्ट ढूंढी दुनिया भर में हुए हमलों की, नरसंहारों की। 2 दिन में इतनी मौतों का आज तक कहीं आंकड़ा या डेटा नहीं मिला।
यह बात और पुख्ता तब हो जाती है जब 20 दिन से इंटरनेट बंद है, लेकिन जैसे तैसे जो इंटरनेट से या स्टार लिंक के माध्यम से या सैटेलाइट लिंक के माध्यम से लोग अगर सूचनाएं भेज पा रहे हैं, उन तस्वीरों में आज भी गोलियां चलने की आवाजें प्रोटेस्टर्स पर आ रही हैं। लगातार 20 दिन से ईरान जेल बना हुआ है, ईरान की कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। ईरान की फोर्सेस इराकी मिलिशिया को बुलाकर, गुंडों को बुलाकर अपने प्रोटेस्टर्स को मरवाने लग रही है। ऐसे में यह घटना अब बाहर निकल कर आने लगी है। खबर निकल कर आती है कि ईरान ने 27 जनवरी की खबर है कि 6159 लोगों को मारा, ऐसा एक्टिविस्ट का कहना है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल की एक्सक्लूसिव खबर बाहर आती है जिसमें लिखा गया 36,500 लोग ईरान ने उस डेडलिएस्ट मैसेकर के अंदर मार दिए। ये बाहर निकल कर आता है। मौतों का जो ढेर है, उन तस्वीरों को देखकर आप भी गंभीर हो सकते हैं। विचार कीजिए, प्रोटेस्ट करने वाले 36,500 लोगों को 8 और 9 जनवरी की दरमियान रात इन्होंने नेशन वाइड गोली चलाकर मार दिया। यह ईरान इंटरनेशनल का एडिटोरियल बोर्ड इसे कंफर्म कर सकता है। यही जानकारी वहां से बाहर आ रही है क्योंकि कोई और रेफरेंस है ही नहीं। इस फिगर में पता चलता है कि 18,250 पर डे के हिसाब से, अर्थ निकालिए 760 लोग हर घंटे के हिसाब से, 13 लोग हर मिनट के हिसाब से और एक पर्सन हर सेकंड 5 सेकंड के हिसाब से इन लोगों ने मारा है। इतनी बड़ी संख्या में डेथ टोल जब निकलता है तो दुनिया में अब तक हुए अगर सबसे बड़े नरसंहारों को भी लिस्ट किया जाए तो उसमें नंबर निकल कर आता है, या युद्धों को काउंट किया जाए तो उसमें बड़ा नंबर इराकी अपराइजिंग का आता है 1991 में, जहां एक दिन में लगभग 1400 से लेकर 4800 लोगों के मरने का आंकड़ा है। उसके बाद में सीरिया के अंदर जहां 1400 लोगों के एक दिन में मारे जाने का आंकड़ा है, गाजा में 70 से 75, ईरान इराक वॉर के अंदर 188, बाकी का पर डे का आंकड़ा नहीं है। लेकिन इसने सारे आंकड़े क्रॉस कर दिए, 18,500 लोग एक दिन में। और ईरान इंटरनेशनल ने ही गन शॉट की ये खबरें बाहर निकाली जिसमें आज भी गन चलने की आवाजें हैं, और ये सारी बातें ईरान के इंटरनेट बंद होने से और ज्यादा बाहर आ जाती हैं। पूरे ईरान से कोई इंटरनेट की सूचना बाहर नहीं आ पा रही। इसका मतलब है कि ईरान अभी भी अपनी चीजों को पूरी तरह से दबाने के अल्टीमेट प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे में सैटेलाइट फोन्स के थ्रू जो जानकारी बाहर आ रही है वही तस्वीरों में आप तक पहुंच रही है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज हेल्प करके जो पोस्टर्स हैं ये चल रहे हैं। तो क्या ट्रंप डर गए थे पहले? तो आंसर है कि उस समय डरने का जो इन्होंने दिखावा किया था वो अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के दबाव में आकर किया था, क्योंकि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को देना चाहते हैं। तो ट्रंप ने उनके चलते बैकफुट लिया था, और इस बात को हमने अपने एक सेशन में 15 जनवरी को ही आपको बता दिया था, जब ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार ने यह कहते हुए कहा कि ट्रंप खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे फैसले लेने हैं। ये ईरान में अमेरिका के ट्रंप के पुराने कार्यकाल के सहयोगी थे, इनकी जानकारी दी थी। और मैंने पिछले सेशन में ही, 16 जनवरी का सेशन है, अपने ही सेशन की कटिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस का एक बेड़ा चलना शुरू हुआ है साउथ चाइना सी से टुवर्ड्स ईरान। आप पूछेंगे इतना दिन लगता है क्या? जी, क्योंकि इन जहाजों को चलने में 60 किलोमीटर पर घंटे अधिकतम दौड़ पाते हैं ये। तो ऐसे में बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। साउथ चाइना सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हजारों किलोमीटर का फासला, उसको तय करने में इतने दिन लगना लाजमी था। तो ये जहाज चलते हुए जो दिखे थे, अब ये पहुंच रहे हैं। यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज नाउ इन द मिडिल ईस्ट रीजन। ये जानकारी बाहर आ चुकी है, और इसको लीड कर रहा है यूएस का अब्राहम लिंकन नाम का एक जहाज, जो 1988 में बना था। बहुत महंगा जहाज, लगभग हजारों करोड़ की कीमत, 333 मीटर लंबा जहाज। कहते हैं कि 25 से 30 साल तक इस जहाज को चलते समय फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह न्यूक्लियर कैपेबल है, रिएक्टर से एनर्जी प्राप्त करता है। वास्तविकता में किसी जहाज को ऑपरेट होने में बड़ा खर्चा लगता है। इस जहाज में ऐसा क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह 75 से 80 एयरक्राफ्ट एक साथ लेकर चल सकता है, पानी में तैरता है। यानी जो हवाई जहाज हवा में उड़कर के मार करने जाएंगे, उनमें से F-35 लाइटनिंग इस पर ऑलरेडी डेक है। E-2 हॉकाई ये वो जहाज है जो हवा में किसी हमला करने से पहले ही उड़ा दिया जाता है। बोले ये क्या है? होता क्या है ना, अगर आपका कोई फाइटर जेट उड़ रहा है तो जमीन से आपको निशाना बनाया जाता है। रडार की रेडिएशंस आती हैं जिनसे यह पता लगाया जाता है कि फाइटर जेट उड़ रहा है, तो उसको मारने के लिए रडार में पता करके फिर मिसाइल मारी जाती है।
तो ये हॉकआई क्या करता है कि ये उस फाइटर जेट से भी ऊपर उड़ता है और उल्टा देखता है कि नीचे से कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं और उड़ते हुए उन रेडिएशंस को जाम कर देता है जो फाइटर जेट्स को मारने आती हैं और कई किलोमीटर एरिया में एक तरह से समझिए जैमर का काम करता है। ये जैमर के साथ साथ ये उन रेडिएशंस को रिकॉग्नाइज भी करता है कि कौन सी जगह से आ रही हैं। अगर मिसाइल गिरा के उन साइट्स को ही मार देना है जहां से रेडिएशंस आ रही हैं तो ये उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तो अपने आप में ये जो हॉकआई है ना, इसका नाम ही इसलिए हॉकआई रखा गया है। ये ऊपर बैठकर सब पर नजर रखता है, रिवर्स रडार है, ये सब पर नजर रखता है नीचे। तो इसको उड़ाते हैं सबसे पहले, फिर फाइटर जेट्स को उड़ाया जाता है। उनमें फाइटर जेट्स में इनके पास सी हॉक है, ग्रोवलर है, सुपर हॉर्नेट है। ये सारे फाइटर जेट इस यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है इस पर खड़े हुए हैं। ये वहां की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से तैयारी के साथ दिख रही हैं।